आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल पेश की मिसाल और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में आई चुनौतियों का कैसे सामना किया। अठारह वर्ष से अधिक आयु के लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। सीएम ने की कोविड निगरानी समिति की अध्यक्षता। प्रदेश भर के लोगों को किया जाएगा वैक्सीनेट। हरियाणा की सरकारी अस्पतालों में निशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था। आर्मी की ओर से चिकित्सक और स्टाफ की मिली पर्याप्त सुविधा। कोरोना महामारी के प्रकोप ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस भीषण संक्रमण से मौत के आंकड़े आसमान छूते जा रहे थे, लेकिन इस वैश्विक महामारी में हरियाणा सरकार ने हार नहीं मानी और आमजन के बचाव के लिए प्रदेश भर में टीकाकरण की व्यवस्था करवाई। साथ ही प्रदेश भर के लोगों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसका पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होगा। इस पर करीब 880 करोड़ रुपए का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोगों का सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण निशुल्क किया जाएगा, जबकि निजी अस्पतालों में यह टीका फ्री नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोविड मरीजों को देखते हुए कॉरपोरेट घराने से अपील की जाएगी कि वे अपने कर्मियों और मजदूरों का टीकाकरण अपने खर्च पर करवाएं। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का है, जो कि हमारे सेक्टर 12 में जो नगर निगम की नई बिल्डिंग बन रही है उसके 2nd फ्लोर पे स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में सर एक तो जो हमारी डोर टू डोर सर्वे की टीम है, जिनको हम फील्ड टीम के नाम से जानते हैं, जिनको आपके बाद हमने गाँव में भेजा था, उनका सारा डेटा हमने कमांड सेंटर पे डाला है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 4,21,000 लोगों की स्क्रीनिंग अभी 1.5 लाख गाँव में हम कर चुके हैं और उसके बाद जो भी ILIs जो इन्फेक्टेड जिनके सिम्टम्स थे उनके 780 लोगों के टेस्ट भी RT-PCR हमने अकॉर्डिंगली करवाए हैं। तो उनका सारा डेटा जो है आप कमांड सेंटर पे देख सकते हैं। साथ ही जो MBBS स्टूडेंट्स डेटा फीडिंग करते हैं पेशेंट की फीडबैक लेके, पहले वो गूगल स्प्रेडशीट पे करते थे, उसको भी हमने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पे लिंक कर दिया है। यहाँ पे 24 घंटे ऑपरेटर्स और बाकी लोगों की ड्यूटीज लगी हैं ताकि प्रॉपरली हम हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट कर पाए। सो जैसे ही कोई सूचना आती है कि CHC लेवल से किसी को रेफर किया गया यहाँ के लिए, तो ऑलरेडी हम यहाँ जितने भी हमारे 20 अधिकृत प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड ट्रीटमेंट करते हैं और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इन 21 हॉस्पिटल्स में हम ऑलरेडी बेड रिजर्व करके रखते हैं ताकि जैसे ही CHC से पेशेंट यहाँ पे पहुंचे तो उसको वेट ना करना पड़े और सीधा उसको या तो ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट हो तो वो, या ICU बेड की रिक्वायरमेंट हो वो उसको इमीडिएटली मिल जाए। सो इससे हमें सर ये मदद मिली कि सारा का सारा, चाहे वो ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हो या ऑक्सीजन का स्टेटस हो हॉस्पिटल्स में या बेड अलॉटमेंट हो, सारा हम एक सिंगल विंडो पे देख सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर आई इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिनके थ्रू हम ये सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका 7वां कंपोनेंट है सर एक्सटेंड द वार्ड प्लेबुक। इसके लिए मैं ventilation kits are equipped fully with things like pulse oximeters and thermometers and actually delivered to patients in their houses, especially in the villages where education or access to information may be limited. Quality can also be improved by reducing the burden on doctors so that they spend time with the patients who need intensive consultation.
And quality is improved when we have field hospitals that are equipped with the right amount of concentrators and medical equipment. And finally, the overall patient experience is going to be enhanced when whatever limited resources are brought together by the integrated command and control center can be mapped to the patient needs. So such a center can collect the data, take tactical decisions to ensure that scarce resources like doctors, bed, oxygen are distributed equitably. When efforts are made to increase the awareness and when telehealth teams constantly check on patients and when they have equipment to check on the health, it all ensures that the ultimate citizen, maybe in the remotest of villages, is taken care of by the government. Therefore, this program and playbook has been designed to look at all the 6 components: the command center, the COVID hotline, telehealth teams, mobile assets like ambulances and pharmacies, fixed assets of field hospitals, and the awareness campaign in a holistic manner and provide healthcare equitably to all citizens. And most importantly, this whole playbook is designed on the patient life cycle. So we're making the patient at the center of everything and linking back to all the 6 components. कोरोना महामारी के बीच लोगों की जोखिम में पड़ी जान के बचाव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के करीब 1.1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करवाने की व्यवस्था की। साथ ही इस टीकाकरण पर करीब 880 करोड़ रुपए का खर्च सरकार द्वारा वहन करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत पीजीआई रोहतक में 1000 ऑक्सीजन बेड्स, अन्य मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त 1250 बिस्तरों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आ सके। एक ग्लोबल सीईओ पुनीत रंजन ने, और इसकी प्रेरणा है हरियाणा सरकार की कोविड उपचार प्रतिबद्ध सरकार नीति। लेकिन इसे खास बनाता है मरीजों, डॉक्टर्स और सेवाओं के बीच का एक सुपरवाइज्ड होम केयर नेटवर्क, जिसमें शामिल है 200 मेडिकल छात्र, आशा कार्यकर्ता और एक केंद्रीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये सभी लगातार मरीजों से संपर्क में रहेंगे और उनकी रिपोर्ट, खाना, दवाइयां और परामर्श हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखेंगे। पर इतना काफी नहीं, हरियाणा के हर एक घर तक पहुंचे संजीवनी, इसके लिए विशाल स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिसमें मरीजों तक निशुल्क मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर एवं बेसिक दवाइयां पहुंचाने से लेकर इमरजेंसी में वेंटिलेटर एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने तक, तेजी से टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने से लेकर मरीजों को 3 टियर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है, ताकि हरियाणा बने देश की सावधानी की राजधानी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में विस्तार का विश्वास लिए आज से करनाल में शुरू संजीवनी परियोजना, स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल। उन्होंने कहा कि इस महामारी में मरीजों की देखभाल के लिए आर्मी की ओर से चिकित्सक और अन्य स्टाफ भेजा जा रहा है। इस संक्रमण में मरीजों के लिए अटल बिहारी अस्पताल में 200 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में 50% तक बिस्तरों को कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने को कहा गया है तथा सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय कम किया गया है, ताकि कोविड के मरीजों को प्राथमिकता दी जा सके। आज के इस बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, प्रशंसा करने लायक ये कार्यक्रम, जिसका नाम संजीवनी परियोजना ये दिया गया है। हम सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारी लोकसभा करनाल पानीपत के सांसद, बहुत ही ऊर्जावान हमारे युवा नेता श्री संजय भाटिया जी,
हरियाणा सरकार में हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री उमा जी, और सबसे ज्यादा मैं आज सम्मान के साथ देख रहा हूं हमारे डेलाइट ग्लोबल के सीईओ श्री पुनीत रंजन जी। पुनीत रंजन जी का परिचय तो हमारा जब इन्वेस्टर समिट हमने किया था गुड़गांव, उस समय हुआ था, लेकिन बहुत निकट से उस समय भी जानने का मौका नहीं मिला था। अभी पिछले दिनों जब हमारी इनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई तो बहुत नज़दीकी से इनका हमारा परिचय हुआ कि रोहतक से संबंध रखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, तो हम दोनों कॉलेज मेट्स भी रहे हैं। हमारी दोनों की पढ़ाई एक ही कॉलेज में हुई है, नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रोहतक। और आपका परिवार अभी वहाँ माता जी रहते हैं, मॉल टाउन का डी पार्क है, और संयोग से डॉक्टर चौधरी तो जानते ही हैं रोहतक के सारी ज्योग्राफी को। डी पार्क जहाँ पुनीत रंजन जी का घर है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी घर है। तो हुड्डा जी, आप, मैं, पुनीत रंजन जी, इस नाते से संबंध तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बनते ही हैं। संजय भाटिया जी ने जो कुछ कहा उसमें प्राइवेट टॉक्स में ये सारी बातें होती है, करते हैं, क्योंकि कुल मिला करके मेरा एक स्वभाव रहा है कि सत्ता को भोगने के लिए नहीं, सत्ता को सेवा का माध्यम ये बना करके और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी उपस्थित अधिकारीगण, विशेष तौर पर डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर ध्रुव चौधरी, और जो साथ में हमारे रोमल शेट्टी जी, और हमारे युवा डिप्टी कमिश्नर करनाल के, जिन्होंने इस सारी योजना में बहुत भूमिका अपनी निभाई है, श्री निशांत यादव जी, हमारे सभी विधायकगण, करनाल जिले के हमारे तीनों विधायकगण वहाँ हैं, हमारे एसपी महोदय, अन्य सभी पार्टी के भी पदाधिकारी, और इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए जितने भी सज्जन वृंद, मीडिया के लोग, हमारे पत्रकार छायाकार मित्र बंधु। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान मरीजों के सुलभ उपचार के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बेड्स की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। साथ ही पीजीआई रोहतक में 1000 ऑक्सीजन बेड्स तथा अन्य मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त 1250 बेडों को बढ़ाने के निर्देश भी दिए, ताकि मरीजों को उपचार के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत न आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भीषण अप्रत्याशित महामारी में राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में घर से काम करने को आवश्यकता अनुसार बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे जिलों में जिन कार्यालयों में घर से काम चल सकता है, वहां अधिकतम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी भी सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 50 से अधिक तथा दाह संस्कार में 20 से अधिक नहीं होगी। आज के इस कार्यक्रम को मैं कह सकता हूं कि आज की एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 2 वर्ष पहले कभी इस प्रकार की कोई आवश्यकता हमको महसूस ही नहीं हुई कि इस प्रकार के हमको फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंटीग्रेटेड इस प्रकार का वन सोल्यूशन कार्यक्रम भी ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम में हमें आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा सभी जिला उपायुक्तों को आवश्यकता अनुसार धारा 144 लगाने, जिले में न्यूनतम सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी की संख्या तय करने, कंटेनमेंट जोन बनाने, भीड़ एकत्र नहीं होने देने सहित अन्य निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों की प्रत्येक स्थिति पर निगरानी के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को राज्य नोडल अधिकारी बनाया गया है। कोरोना महामारी के दौरान भीषण स्थिति को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में घर से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम काम चल रहा है, उसे प्राथमिकता देने की बात कही। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे अंतिम वर्ष के छात्रों को भी कोविड महामारी को देखते हुए अस्पतालों में लगाया जाए। इसके साथ ही 417 आईसीयू बेड्स तथा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर की खरीद की जा रही है तथा जिलों में कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में पहले बनाए गए
प्लाज्मा बैंक को पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं ताकि जरूरत अनुसार मरीजों को इससे लाभान्वित किया जा सके। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर 200 MT करने की मांग की गई है। अभी हरियाणा में 112 MT ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट से भी करीब 6000 MT ऑक्सीजन के साथ एक विशेष रेल की व्यवस्था की जाएगी ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाए। इसके साथ राज्य के लघु उद्योगों को भी औद्योगिक ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। अगर 2 वर्ष पहले हमारा विचार होता था तो प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर था उसको माना जाता था एजुकेशन इज द मोस्ट प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर है, लेकिन आज ये लगता है कि कहीं हेल्थ केयर हैज बिकम द मोस्ट हमारा प्रायर सेक्टर। चाहे हम इससे पहले भी इसको कोई बहुत कम महत्व का क्षेत्र नहीं मानते थे, लेकिन जैसे देश और दुनिया में, केवल हरियाणा ही नहीं पूरा देश पूरी दुनिया जिस प्रकार से किसी एक ऐसी बीमारी में से महामारी में से गुजर रहा है तो लगता है कहीं ना कहीं मानवता पर भी संकट है। तो मानवता के प्रति संकट जब दिखता है तो सबसे पहला काम होता है इस मानवता को बचाना। अगर हम सब सुरक्षित रहेंगे तो बाकी सारी चीजें भी हमारे काम आएंगी। तो इसलिए जो एक हमारा जो जनरेशन इस समय चल रहा है, इस जनरेशन को इस प्रकार की महामारी कभी देखी नहीं थी। सुनी थी हमने कभी प्लेग की एक महामारी आज से 100 साल पहले इस देश में फैली थी, लेकिन केवल कहानियां देखी सुनी थी। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसे बड़े संकट को जब हमने झेला है तो जो हमारी वर्तमान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का था वो देखा कि बहुत कम पड़ गया। पहली वेव ये आई थी पिछले वर्ष और वो ठीक मार्च में ही वो शुरू हुई थी और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर उसका जो पीक आया था, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वो पीक भी शायद प्रतिदिन का मैक्सिमम 3100 कोविड पॉजिटिव और मेंबर्स कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं वो हमको देखने को मिले थे। और कुल मिलाकर जो एक्टिव पेशेंट्स भी कितने रहे होंगे 30-32 हजार 22,000। हाँ, तो हमारे राजीव जी पीक पर 22,000, तो हमारे राजीव अरोड़ा जी हैं ठीक कर रहे हैं उस बात को। और अब जो हमने देखा विद इन 2 months, ठीक मार्च में ही ये फिर शुरू हुआ था और इन द मंथ ऑफ मे हम 10-11 मई को जब बैठे थे तो ये हमारा पीक पहुंच गया था 1,16,000 एक्टिव पेशेंट्स और डेली के जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी शायद क्या 15,000 16,000 हाँ 15-16,000 क्रॉस कर गए थे। तो जिसको कहना चाहिए 5 times ये बड़ा एक इम्पैक्ट इसका महामारी का देखने को मिला। और आज हमारे सामने चैलेंजेस और भी हैं। एक चैलेंज है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो भी एक चैलेंज है। एक चैलेंज है थर्ड वेव, ये भी एक चैलेंज जो बताया जा रहा है। मैं कहता हूं आशा करता हूं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमेशा कहता हूं कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। अगर मानो थर्ड वेव आती है और इससे ज्यादा भयंकर आती है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। आज इस कोविड-19 के सारे सिस्टम को इसमें से लोगों को बाहर निकालना, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम जो सारा किया गया है जिसको मैं कहता हूं जिसको संजीवनी परियोजना एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। हालांकि सारे काम पहले से हो रहे हैं लेकिन इन फ्रेगमेंट्स ये सारा हम कर रहे हैं। हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है, लगभग 20,000 बेड्स तो हमारे ऑक्सीजन के बेड्स चाहे उसमें वेंटिलेटर्स और आईसीयूज पहले से हैं और उसमें आज पर्याप्त खाली भी हैं। और साथ ही जो कोविड सेंटर्स जो कोविड के सेंटर्स हैं उसमें भी अतिरिक्त 30,000 बेड्स ये हमने उपलब्ध करा रखे हैं लोगों को। अभी गांव के अंदर भी आइसोलेशन सेंटर्स में अलग से 30,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। फिर हमने ऑक्सीजन का संकट एक आया था उसमें से भी पार पा लिया। ऑक्सीजन का संकट हमने उसकी राशनिंग भी की, लेकिन धीरे धीरे सारे देश में प्रयत्न करने के बाद ऑक्सीजन का हमने बहुत दूर दूर से अपने यहाँ यानी इंपोर्ट करने का भी काम किया। हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है, फिर भी जो हरियाणा और उत्तरी भारत के राज्य थे उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं होती थी। हमने उसको जामनगर से मंगवाया, हमने उसको उड़ीसा से मंगवाया जितने हमारे सेंटर्स हैं,
रुड़की है, भिवाड़ी है, ऐसे सब सेंटर से ऑक्सीजन ला करके हमारी आवश्यकता तो भले 400 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई थी, लेकिन हमने अपना 300 मीट्रिक टन के अंदर अंदर उसका राशनिंग करके उसका काम चलाया। आज पोजीशन ठीक अच्छी है। तो आपने देखा कि कोरोना महामारी ने एक झटके में कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। जिंदगी और मौत के खेल के बीच कोरोना के तांडव ने सांस लेने की भी मोहलत न दी। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए कई अस्पतालों और वार्डों का निर्माण करवाया। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए। कोविड महामारी को देखते हुए कई अस्पतालों में नए डॉक्टर सृजित किए। इसके साथ ही आईसीयू बेड्स तथा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर जिलों में कमेटियों का गठन किया गया, ताकि मरीजों का उपचार आसानी से हो सके और प्रदेश भर को इस विनाश की घड़ी से बचाया जा सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।